राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है जो उसको अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में 2018 का पेपर सॉल्व कर लिया था और 2019 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हमारे बच गए हैं 2019 के हिंदी के टीजीटी के जो पेपर आया था, वो सारे जो प्रश्न है वो हम इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं, व्याख्या सहित उसका हल देखने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एंड में लाइक कर देना। तो ये क्लास है जो सभी जितने भी टेट एग्ज़ाम है सबके लिए, यूजीसी नेट के लिए, सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो चलते अपनी क्लास की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, चीवर उपन्यास के रचयिता हैं कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा, रांगे राघव या बद्दी उजमा। तो चीवर के रचयिता कौन है भाई? रांगे राघव। तो यहाँ ये व्याख्या रखने का ये उद्देश्य है कि इसके अलावा जितनी भी रांगे राघव की इंपॉर्टेंट रचनाएं हम सभी को देख लें। तो चीवर उपन्यास के रचयिता रांगे राघव हैं। इनकी प्रथम रचना पूछी जाती है भाई। प्रथम रचना सन 1946 में दरोंदा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह परिसर विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया प्रथम उपन्यास है। ये पूछा जाता है कि दरोंदा है वो, कि इसका जो विषय है वो क्या है, किस विषय पर लिखा गया। तो विश्वविद्यालय का जो जीवन होता है उस पर लिखा गया। अन्य जो इनके उपन्यास है जीवनी परक, उनमें है देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, भारती का सपूत, लखीमा की आंखें, धुनी का धुआं। ये इनके क्या है भाई? जीवनी परक उपन्यास है। उसके अलावा इनके ग्रामीण और नगरीय यथार्थ के उपन्यास। अब यहाँ ये देखने वाली बात है कि इन्होंने जीवनी परक उपन्यास भी लिखे हैं, उसके अलावा इन्होंने ग्रामीण और नगरीय यथार्थ के ऊपर भी उपन्यास लिखे हैं और ऐतिहासिक भी लिखे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हुजू, सीधा साधा रास्ता पूछा जाता है। कब तक पुकारूं, ये भी पूछा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। राई और पर्वत, छोटी सी बात, पथ का पाप, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज़, ये इनके ग्रामीण और नगरीय यथार्थ के उपन्यास है। मुर्दों का टीला, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रतिदान पूछा गया है, मुर्दों का टीला भी पूछा गया है, प्रतिदान भी पहले पूछा जा चुका है। अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, राह ने रुकी, इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए, तदीय समाज की स्थापना है वो किसने की थी? तो किसने की थी भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इनके विषय में पढ़ लेते हैं। तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। ठीक है, पहले भी पूछा गया है, ये पिछले साल भी यहाँ से ये प्रश्न नहीं आया था। कविता वर्धनी सभा और पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भी की थी। ये तीन है, तदीय सर्वस्व, कविता वर्धनी सभा और पेनी रीडिंग क्लब, तीनों को याद रखना है। इन्होंने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। नेशनल थिएटर यानी कि काशी में इन्होंने स्थापना की। भारतेंदु ने 3 पत्रिका, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, यहाँ हरिश्चंद्र मैगजीन, उसके बाद बाला बोधनी का संपादन किया। तो 3 के नाम याद रखने, एक तो कवि वचन सुधा, उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, और बाला बोधनी, तीनों का संपादन किया। इनका संपादन याद रखना है, कई बार ये पूछ लेता है कि कवि वचन सुधा है वो कब प्रकाशित की, तो 1868 में। ठीक है, उसके बाद भारतेंदु जी को सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। नाट्य विधा का प्रवर्तक किसको माना जाता है भाई? भारतेंदु जी को। एक एक लाइन से हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में मिली थी। ठीक है, भारतेंदु की उपाधि कब दी गई? तो 1880 में, और काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? रघुनाथ ने दी थी। और कब दी थी? वही 1880 में। उसके बाद इनके जो प्रमुख नाटक हैं वो हैं वैदिक हिंसा, हिंसा ने भवती, विशस्य विश्वमोधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी,
अंधेर नगरी, सती प्रताप, भारतेंदु जी के इनके जो रचित प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, इसमें अंधेर नगरी, ठीक है, भारत दूरदर्शा, और एक ये विश्व विश्वोद्यम। बाकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगे हुए हैं, भारत दूरदर्शा और अंधेर नगरी। आगे चलते हैं। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणीय लेखक हैं, यानी कि किसने शिकार साहित्य के ऊपर सबसे ज़्यादा सबसे पहले लिखा, तो वो हमें बताना है। तो बताइए, शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक कौन है भाई? श्री राम शर्मा। इनके विषय में पढ़ लेते हैं। हिंदी में शिकार साहित्य के जो लेखक हैं, सबसे पहले अग्रणीय लेखक श्री राम शर्मा हैं। शिकार, ठीक है, अब की बार हो सकता है कि शिकार ना पूछे, अगली बार ये पूछ ले। प्राणों का सौदा, ठीक है, जंगल के जीव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, जंगल के जीव वे जीते कैसे हैं। सन 42 के सहसमरण श्री राम शर्मा द्वारा रचित एक प्रमुख क्या है भाई? सहसमरणात्मक क्या है? कृतियाँ हैं। जंगल के जीव याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नागनी प्रचारणी सभा की स्थापना में कौन सा विद्वान शामिल नहीं था? तो हमें यहाँ नाम याद रखने हैं पहले तो कि कौन कौन शामिल थे। राम नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार, या फिर चिंतामणि घोष। तो नागनी प्रचार, इसका आंसर हो जाएगा भाई चिंतामणि घोष है, वो शामिल नहीं थे। तो शामिल कौन कौन थे? तो चिंतामणि घोष है, वो शामिल नहीं थे। ठीक है, उसके बाद नागनी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893। वाराणसी में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। अब इसको मैंने ऐसे याद किया था कि श्याम, राम और शिव तीनों देवताओं के नाम थे, वो इसमें शामिल थे। ठीक है, किसमें? इसकी स्थापना के समय, ऐसे याद रख लेना ट्रिक से। श्याम नारायण और राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। अगला, सुमेलित कीजिए। रमा सिंह, मनीषा कुलश्रेष्ठ, नीरजा माधव और अलका सरावांगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं नीचे जाके। इसका आंसर पहले 1 मिनट आप पहले इसका आंसर कीजिए, फिर इसकी व्याख्या देखेंगे। मैं इसको पीडीएफ को सेट कर देती हूँ। तो इसका आंसर भाई सी हो जाएगा। यहाँ नीचे ही देख लेते हैं डायरेक्ट। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लेना। तो गुलाब छड़ी तुम लिखो सत्यभामा, ठीक है, ये है रमा सिंह। गुलाब छड़ी और तुम लिखो सत्यभामा, ये है रमा सिंह। शिगॉफ शाल भंजिका, मनीषा कुलश्रेष्ठ। अभी ठहरो, अंधी सदी, यमदीप। मैंने आपको पिछले पेपर में पढ़ाया था कि ये इम्पोर्टेंट है नीरजा माधव के, ठीक है, और ये अगले पेपर में भी देखो पूछे गए हैं। तो ये है भाई नीरजा माधव के मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो यमदीप और अभी ठहरो, अंधी सदी। उसके बाद ये भी अलका सराफ का कली कथा वाला क्या है भाई? कली कथा वाया बाईपास और शेष कादम्बरी। तो अलका जी का ये याद रखना है, कली कथा का जो बाईपास और शेष कादम्बरी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी पूछे जा चुके हैं। आगे
चलिए जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थवारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य के संदर्भ में उपयुक्त ये जो उपयुक्त कथन दिया गया है या पंक्ति दी गई है, वो किस रीतिकालीन आचार्य की है? तो किसकी है? श्रीपति की, आचार्य चिंतामणि की, केशव की, या फिर भिखारी दास की? तो किसकी है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई चिंतामणि की। यहाँ केशव दास की एक पंक्ति याद रखनी है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, ठीक है, वो वाली पंक्ति याद रखनी है। ये रही केशवदास की, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवत भूषण बिनु ने बिराजई कविता बनीता मित। अब ये पंक्ति किसने कही है? आचार्य चिंतामणि ने, सगुण अलंकार वाली। उसके बाद श्रीपति की, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन, कविता बनीता छवि नहीं रस बिन परवीन, रस बिन तपती परवीन, ये याद रखनी है। आगे चलते हैं। भिखारी दास की, रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, ठीक है। अब ये भूषण नाम देख के इसको भूषण टिक मत करके आ जाना पेपर में कि ये भूषण ऑप्शन में दे दे और कह दे कि भूषण की पंक्ति है, तो ये भूषण नहीं है। ये किसकी है? किसकी पंक्ति है? भिखारी दास की, कि रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे करूपता, ठीक है, करूपता। नारी केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगथल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कामायनी की जो ये पंक्ति है किस सर्ग से ली गई है? ठीक है, तो श्रद्धा से, लज्जा से, आशा से, या फिर काम से। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान रख लेना कि नारी के अंदर सबसे ज़्यादा लज्जा होती है, तो किसके अंदर से ली गई है भाई? लज्जा सर्ग से, टिक से ऐसे याद कर लो। आगे हम पढ़ लेते हैं कामायनी के विषय में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये जो पंक्ति है वो कामायनी में लज्जा सर्ग से ली गई है और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और इसमें कितने सर्ग है भाई? 15 सर्ग है। अगली बार ये पूछ सकता है ये कामायनी क्या है, महाकाव्य है या खंड काव्य है? तो ये है भाई महाकाव्य और इसमें सर्ग है 15। उसके बाद इसको कर्म से याद रखना है, कई बार इसका कर्म भी पूछता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, सौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ठीक है। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद रखना है कि सबसे पहले चिंता होती है, फिर चिंता होने के बाद हम थोड़ा सोचते हैं तो आशा आती है कि ठीक है हम किसी काम को कर लेंगे, फिर आशा के साथ साथ श्रद्धा का जन्म होता है, ठीक है। फिर श्रद्धा बन जाती है जब हम क्या करते हैं? काम करने लगते हैं। फिर काम के बाद नेक्स्ट आ जाता है वासना, वासना के बाद फिर लज्जा, फिर उसके बाद कर्म, ईर्षा, ईड़ा, सौपन, संघर्ष, निवेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। रहस्य जानने के बाद क्या आता है? आनंद, ठीक है। इस महाकाव्य के प्रमुख पात्र मनु जो मन का प्रतीक है, ठीक है, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार है। आचार्य शांति प्रसाद जो द्विवेदी हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। याद रखना है कि छायावाद का उपनिषद किसने कहा भाई? तो कामायनी को वो कहा शांतिप्रिय द्विवेदी ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। आगे चलते हैं। छायावाद को किस आलोचक ने अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है? तो मुकुट दरपांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो जो छायावाद है, छायावाद को अभिव्यंजनावाद का क्या विलायती संस्करण, तो किसने कहा भाई? रामचंद्र शुक्ल ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। तो छायावाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 को माना जाता है, ठीक है। काव्य में रहस्यवाद याद रखना है। इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना का नाम गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, सार रस मीमांसा आचार्य शुक्ल द्वारा रचित प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। मुकुट दरपांडे
को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया। तो यहाँ ये याद रखना है कि छायावाद शब्द यानी कि जो ये छायावाद शब्द था इसका प्रथम प्रयोक्ता यानी कि प्रयोग करने वाला कौन था, तो वो था भाई मुकुटधर पांडे। आगे चलते हैं। आरोहण का विलोम क्या होगा, बताइए। आरोहण का विलोम क्या होगा, तो क्या होगा भाई अवरोहण। आरोहण का अवरोहण, आवर्तक का अनावर्तक, नक्रांत का अक्रांत। आगे चलते हैं। इसको सुमेलित करना है कि किसने किसको प्रथम माना है, ठीक है। इंदुमती को किसने माना, 11 वर्ष का समय किसने माना, दुलाई वाली और उसके बाद पंडितानी। तो किसने किसको माना है, तो दुलाई वाली किसकी है, बंग महिला। पंडित पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी, ठीक है। इंदुमती और 11 वर्ष का, यहाँ से ही हमको जो आंसर है वो मिल जाएगा। अब इंदुमती और 11 वर्ष का समय, इंदुमती किसकी है, किशोरी लाल की, और 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की। ये रही इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की, इसका आंसर डी है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, दुलाई वाली बंग महिला, पंडित पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी। इसको गिरिजादत्त को ऐसे याद रख लेना, गिरजा को ऐसे मैंने मंदिर से याद कर लिया, और मंदिर में पंडित और पंडितानी दोनों होते हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कविता आत्मप्राण का बंगला से हिंदी में अनुवाद किस प्रसिद्ध आलोचक ने किया, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या है। पहले ये देखो आत्मप्राण रविंद्रनाथ ठाकुर, अगली बार वो पूछ सकता है कि ये आत्मप्राण रचना है वो किसकी है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर की, ठीक है। बंगला से हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी अन्य रचनाएं देख लेते हैं हम, ठीक है। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना, कालिदास की ललित योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख है, बताइए। 3, 6, 4, 8 या फिर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, कितने अलंकार है नाट्य शास्त्र के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई 4। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख है, यमक, उपमा, रूपक और दीपक। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, यहाँ अलंकार पूछ रखा है, अगली बार गुण पूछे, गुण कितने 10 क्या माने, दोष और 4 अलंकार। 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार। नाट्य शास्त्र में षष्ठ और सप्त अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन है। उसके मुख शशिकर से सौंदर्य किरण बरसी, मन कुमुद खिला, हर्षित निश्चल उर की सरसी। प्रयुक्त पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, गौणी, शुद्धा, शाब्दी या फिर आर्थी व्यंजना।
कि उसके मुख शशि कर से सुंदर किरण बरसी, मन कुमुद खिला। तो बताइए कि इसमें किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा गौणी। अब हम इसको विषय में पढ़ लेते हैं। गौणी लक्षणा कब होती है? गौणी लक्षणा जहाँ पर समान गुण या धर्म के कारण, गुण क्या है? समान, ठीक है, समान गुण या धर्म के कारण लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है, वहाँ गौणी लक्षणा होती है, ठीक है। यानी कि जो लक्ष्यार्थ है उस वो प्रतीत होने लगता है, दिखाई देने लगता है, ठीक है। उसके बाद है शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा में सादृश्य संबंध के अतिरिक्त अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ का बोध होता है, ठीक है। इसके कितने भेद हैं? 4 हैं। उपादान लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा और साध्यावसना लक्षणा। ये हम अलग से क्या करेंगे भाई, अलग से क्लास करेंगे इस टॉपिक पे, जब वहाँ समझाऊंगी। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद किस विषय को रेखांकित करते हैं? पशु मनोविज्ञान को, कृषक और शहरी समाज के संबंध को, कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध को, गधे और बैल के मनोविज्ञान को। ये प्रश्न है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी, ठीक है। और ये दो बैलों की कथा 9th क्लास की एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? सी। अब ये चेंज हो गई, ठीक है, अब वहाँ गंगा लगा दी है, तो हो सकता है कि अब की बार गंगा से प्रश्न पूछेगा। कृषक समाज के पशुओं, कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध को, तो जिसको भी नए सिलेबस की 6th की और 7th की, 8th की और 9th की जो सिलेबस चेंज हुआ है, ये एनसीईआरटी करनी है, इसके एमसीक्यू करने हैं, वो मेरी पीछे की क्लासों को जाकर देख सकता है, मैं वहाँ पे आपको सारे एमसीक्यू करवा रही हूँ। तो हम आगे पढ़ते हैं। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक जो उनके संबंध है उनको दिखाने का प्रयास किया है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ अलगोजा, आत्माराम, दो बैलों की कथा, ईदगाह, ईश्वरीय न्याय, क्रिकेट मैच, गुल्ली डंडा, जुलूस, ठाकुर का कुआं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद पंच परमेश्वर पूछा जाता है, नरक का मार्ग याद रख लेना, प्राश्चित, पूस की रात पूछा जाता है, बड़े घर की बेटी पूछा जाता है, नमक का दरोगा पूछा जाता है, सवा सेर गेहूँ और दूध का दाम, और इनकी जो लास्ट थी वो थी कफन। ये इनकी प्रमुख कहानी है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के विषय में कौन सा कथन असंगत है? तो इनके विषय में बताना है कि कौन सा जो कथन है वो असंगत है। तो जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में रचना करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी को मानवतावाद का रसात्मक इतिहास का है। वृत्तियों को का कथानक के पात्र के रूप में अवतरण इस काव्य की अन्यतम विशेषताएं हैं या विशेषता है। जयशंकर प्रसाद को कामायनी लेखन की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई मानी जाती है। तो बताइए, तो इसके विषय में असंगत बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। और क्यों, रीज़न पढ़ लेते हैं कि उन्होंने ये क्या कहा है कि कामायनी को मानवतावाद का रचनात्मक इतिहास जयशंकर प्रसाद ने कहा ये असंगत है। तो क्यों है, देखते हैं। क्योंकि ये कथन इनका नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी को मानवतावाद का रसात्मक इतिहास का, ये क्या है भाई, असंगत है। मैंने यहाँ बताया छायावाद का उपनिषद किसने कहा कामायनी को? शांतिप्रिय द्विवेदी। मुक्ति बोध ने कामायनी को एक फैंटेसी कह दिया। उसके बाद इंदुनाथ मदान ने, ठीक है, क्या कह दिया? कामायनी एक असफल कृति है। उसके बाद नामवर ने कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है, ठीक है। और नंद दुलारे वाजपेयी कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। तो इनमें से कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। तो अगली बार इनमें से कोई भी कथन आ सकता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं भी देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं प्रेम पथिक,
करुणालय, चित्राधार, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, अयोध्या का उद्धार भी है। ठीक है, उसके बाद झरना, आंसू, लहर, ठीक है, कमायनी। किस अलंकार में काव्य वर्णन वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है? किस अलंकार में वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है? तो भ्रांतिमान, विशेषोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति या फिर दीपक। तो किस में भाई? इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि अतिशयोक्ति में पता है अलंकार में क्या होता है, वो ये होता है कि इसमें कोई भी बात को है ना इंसान या फिर कवि क्या करेगा, बढ़ा चढ़ा कर कहेगा कि जैसे रावण की पूंछ में लग न पाई आग, ठीक है, लंका शीघ्र जल गई, ठीक है, कि भाई जो राम मतलब हनुमान जी है उसके पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, ठीक है, और जो लंका है वो पूरी की पूरी जबी की जबी जल गई, ठीक है। तो बात को भी बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार में। बांधा था विदु को किसी ने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। भ्रांतिमान क्या होता है? भ्रांतिमान होता है किसी चीज को देखकर उसके विषय में भ्रांति हो जाना। रूप, रंग, कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए, यानी कि जहाँ एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु है कोई दिखाई दे रही है और उसमें अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण भ्रांति क्या हो जाए, कल्पित हो जाए, वो क्या होगा? भ्रांतिमान। पाए महावर देन को नाइन बैठियाए, फिर जान महावरी, एडी मिटती जाए। ये पंक्ति याद रखनी है। हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो प्रिय प्रवास को क्या कहा जाता है? वही खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो कितने हैं? 9, 17, 16 या फिर 18? तो कितने हैं भाई इसमें? 17। प्रिय प्रवास में 17 और कमायनी में कितने थे? 15। 1914 में प्रकाशन हुआ था, प्रबंध काव्य है, ठीक है। प्रबंध काव्य में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का क्या कहा जाता है भाई? महाकाव्य भी कहा जाता है। प्रिय प्रवास का जो सर्वप्रथम नाम था वो ब्रजांगना विलाप था, और यह संपूर्ण काव्य संस्कृत है, वो संस्कृत के वर्णवत्तों पर आधारित है। ये पूछा गया है पहले भी। हरिओद की जो अन्य रचनाएं हैं प्रमुख, वो पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, चोखे चौपदे, चुपते चौपते, ठीक है। उसके बाद रसकलश, फूल पत्ते, कल्पलता और ग्राम गीत। मीरा के पद के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। मीरा के पदों में भक्ति का प्रमुख भाव कांता और दैन्य भाव है, ठीक है। इनकी रचनाओं में केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म ही अधिक चित्रित हुआ है, ठीक है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर बी होगा कि असंगत कथन यही है, क्योंकि केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म ही अधिक चित्रित हुआ। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो सगुण श्री कृष्ण की जो मूर्ति है उसकी पूजा करती थी, ये तो सगुण वाली थी, निर्गुण वाली थोड़ी ना थी, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं मीराबाई के विषय में कि मीराबाई क्या है भाई? सगुण काव्य धारा और कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री थी। इनकी उपासना जो थी वो माधुर्य भाव की थी, अर्थात इनके इष्ट देव कौन थे? कृष्ण थे, और जिसे वो अपने प्रियतम और पति के रूप में माना करती थी। इनकी जो रचनाएं हैं, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। तो ये कथन किसका है? सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार है वो एक मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। ये दो बैलों की कथा से वहीं से उठाया गया है, प्रेमचंद जी का कथन है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी से ही है। तो सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसमें क्या होता है, जिसका आधार है वो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। ये प्रेमचंद जी का कथन है। कहानी के संबंध में अन्य जो विद्वान हैं दिए गए हैं उन्होंने क्या क्या कहा? तो नामवर सिंह ने क्या कहा भाई? कहानी छोटे मुंह बड़ी बात है। भामा, ठीक है, काव्य शास्त्र में जिनको हम पढ़ते हैं, इन्होंने क्या कहा कि कथा की वस्तु कल्पित और आख्यायिका की वस्तु ख्यात और ऐतिहासिक होती है। आगे चलते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने क्या कहा कि शिल्प विधि की दृष्टि से
हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। आगे चलते हैं। अधिकार प्राप्त में कौन सा समास है? अधिकार प्राप्त, करण, कर्म, संप्रदान या फिर अधिकरण। तो इसमें कौन सा है भाई? इसमें है कर्म। कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, क्यों है? कर्म वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। इसमें विभक्ति को आती है। विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। कारक के 8 भेद याद रखने हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव हेतु। अलगाव हेतु मतलब किसी चीज का किसी चीज से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि अलग हो रहे हैं, या पेड़ से फल गिर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये से है वो अलगाव का वध करवा रहा है, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है। संबंध में का के की, उसके बाद अधिकरण में पर, और संबोधन में है अजी और अहो। श्रीधर पाठक की प्रशंसा में किसने श्रीधर सप्तक लिखकर उन्हें हिंदी भाषा का जयदेव कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। तो किसने उनकी प्रशंसा में लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा वही महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिख दिया? श्रीधर सप्तक लिखकर हिंदी भाषा का जयदेव कहा। श्रीधर पाठक की प्रशंसा में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने श्रीधर सप्तक लिखकर उन्हें हिंदी भाषा का जयदेव कह दिया। तो इसमें चलते हैं आगे। श्रीधर पाठक के विषय में पढ़ लेते हैं कि श्रीधर पाठक हैं वो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता, प्रथम पूछी जाती है गुणवन हेमंत। खड़ी बोली की रचित प्रथम कविता कौन सी है? गुणवन हेमंत। और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवास सी योगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। उन्होंने कहा कि गद्य, ठीक है, और पद दोनों में भाषा क्या होनी चाहिए भाई? खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा, ठीक है, भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो सामान्य बोलचाल की हो। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, क्या लिखा कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया भाई? पद रचना की जो एक प्रणाली है उसके प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो, निर्भय त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण निछावर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो, निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। करो प्रेम पर प्राण निछावर किसकी है भाई? मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर या फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? राम नरेश त्रिपाठी। इनके विषय में पढ़ लेते हैं। जो बाकी अन्य कवि हैं, मतलब जिनके नाम रखे हुए हैं, इनके विषय में पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या पंक्तियाँ कही हैं। तो इनकी जो पंक्तियाँ हैं, मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। नाथूराम शर्मा शंकर, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, ठीक है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अतियुक्ति शब्द का संधि विच्छेद, अतियु प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति या फिर अति प्लस उक्ति। मात्राओं का ही फर्क है, तो इसका क्या होगा भाई? इसका होगा सी आंसर। आगे चलते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, पंचम स्वर में कोकिला बोला। प्रस्तुत पद में शब्द प्रयोग संबंधी कौन सा दोष है?
तो इसमें कौन सा है भाई, इसका आंसर होगा डी। विप्लव श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई है, 8, 12, 10 या फिर 14? तो कितनी मानी गई है भाई, 10। कौन कौन से देखते हैं यहाँ पे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। वियोग श्रृंगार वो होता है कि जहाँ पर रति स्थायी स्वप्न चित्र प्रत्यक्ष श्रवण आदि से प्रकट होता है, परंतु प्रिय के संयोग न होने से और भीतरीव होता है, अथवा मिलन के बाद फिर विछोह का जो अवसर आता है, ठीक है, मान प्रवास आदि की जो विभिन्न दशाएं हैं वो प्रकट होती है। कहने का अभिप्राय सीधी भाषा में समझाती हूँ कि वियोग श्रृंगार वो होता है कि जब किसी के साथ संयोग होता है और संयोग होने के बाद में उससे अलग हो जाते हैं, और फिर उसके अलग होने के कारण, उसके ना मिलने के कारण जो मन में पीड़ा और कष्ट उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, वियोग कहलाता है। विप्लव की यानी कि वियोग की 10 दशाएं मानी गई है कि अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, उन्माद, प्रलाप, व्याधि, जड़ता और मरण। ठीक है, ये क्या है, वियोग श्रृंगार को की 10 दशाएं बताई है। आगे, पद्माकर के किस ग्रंथ को श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा जाता है? हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, राम रसायन, प्रबोध पचासा या जगद विनोद? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। ठीक है, पद्माकर के विषय में, पद्माकर की जो जगद विनोद ग्रंथ है वो रस श्रृंगार रस का सार ग्रंथ है, और इनकी पद्माकर भट्ट क्या है भाई, रीतिबद्ध कवि है। ठीक है, रीति सिद्ध कौन है भाई, रीति सिद्ध है बिहारी, याद रखना है, रीति सिद्ध है भाई बिहारी। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुद्धावली और कली पचीसी। अच्छा, दलित साहित्य अनुभव संघर्ष और यथार्थ के रचयिता, दलित साहित्य के अनुभव संघर्ष और यथार्थ के रचयिता धर्मवीर, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि और डॉक्टर कालीचरण स्नेही। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि इसका सही उत्तर है। इनकी अन्य प्रमुख जो कृतियाँ हैं, ठीक है, मुख्य धारा और दलित साहित्य, ये दलित साहित्य में लिखने वाले विशेष जो लेखक हैं उनके रूप में जाने जाते हैं, इसलिए इसका आंसर है ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्योंकि ये इनके द्वारा ही रचित है। सफाई देवता सलाम पूछी जाने वाली है। घुसपैठ ये भी पूछी जाती है। छतरी, फिर जूठन इम्पोर्टेंट है। सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, ये सब क्या है भाई, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। धर्मवीर भारती जी की, डॉक्टर धर्मवीर भारती, सिद्ध साहित्य, साहित्य और मानव मूल्य प्रगति एक समीक्षा। जयप्रकाश करदम, जाति एक विमर्श, जाति एक विमर्श, जयप्रकाश करदम की मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन है वो पूरे हो गए हैं। मैं दूसरी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेती हूँ एक बार। अगला प्रश्न, वात्सल्य को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले विद्वान, किसने वात्सल्य को 10वें रस के रूप में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया? तो किसने किया? आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, वात्सल्य को 10वां मानने वाले वैसे वात्सल्य और वैसे विश्वनाथ, ऐसे याद रख लेना। और इन्होंने क्या कहा भाई, ये 10वां रस है वात्सल्य। ठीक है, यहाँ आगे चलते हैं। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने ही मान्यता दी। रस के 4 अव्यय पूछा जाता है कि रस के कितने अव्यय हैं, तो 4 अव्यय हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए
से हृदय सज्जन रस का आनंद लेते हैं। ये कथन है वो याद रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जुगनू का पर्याय नहीं है? इंद्रगोप, ज्योतिबीज, सोनकिरवा या फिर आतप। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? डी। ठीक है। किसको कहते हैं? जर, ज्वर, ताप और बुखार। कौन सा शब्द शुद्ध है? मुनीश्वर, योगीराज, प्राणी विज्ञान या फिर संसद सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी। बाकी शुद्ध कैसे लिखे जाते हैं? मुनीश्वर नहीं मुनीश्वर, योगीराज को इस प्रकार और प्राणी विज्ञान को इस प्रकार। आगे, मधुप उपनाम से किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया? राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद या सत्यनारायण कविरत्न। मधुप उपनाम से किस कवि ने माइकल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद किया? तो कौन लिखता था मधुप उपनाम से? तो मैथिली शरण गुप्त। मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया। आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। ठीक है। और सूर्य किसको माना जाता है? सूरदास। आधुनिक युग का कमेंट करके बताना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। ठीक है कि ये कौन है भाई? सामंजस्य यानी कि सामंजस्य स्थापित करने वाले कवि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र। इन्हें भारत भारती लिखने के लिए महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। इनकी जो रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज और पंचवटी। अगला प्रश्न है, किसी के दुख में दुखी होकर उस पर दया करने का भाव क्या कहलाता है? दया, समानुभूति, सहानुभूति या फिर अनुकंपा। तो क्या है? किसी के दुख में दुखी होकर उस पर दया करना क्या कहलाएगा? अनुकंपा। अब हम इसको देखते हैं आगे चल के कि अंतर क्या है। अनुकंपा क्या है? कि दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, ये अनुकंपा। दया क्या है? दूसरे के दुख को दूर करने की चेष्टा करना, ये है दया। कि सामने वाला दुखी है और उसके दुख को दूर करने के लिए क्या करना? कोई कार्य करना, वो कहलाएगा दया। दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, वो है सहजानुभूति। ठीक है कि दूसरे के दुख को अपना दुख मान लिया, वो है सहजानुभूति। और व्यथा क्या है? व्यथा है किसी आघात के कारण मानसिक और शारीरिक कष्ट का या पीड़ा का होना। ठीक है, किसी आघात के कारण मानसिक या फिर शारीरिक कष्ट या पीड़ा क्या कहलाएगी? व्यथा कहलाएगी। आगे चलते हैं। किसी उदार की कथा सरस्वती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कथार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कृति पूंजती और तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? भारत भारती, मनुष्यता, साकेत, दीपशिखा। तो क्या है भाई इसका आंसर? इसका आंसर है भाई मनुष्यता। बाकी हम अन्य कृति देख लेते हैं। भारत भारती, साकेत, द्वापर, किसान और जयद्रथ वध, ये क्या है भाई? गुप्त जी की अन्य काव्य कृतियाँ हैं। महादेवी वर्मा की भी देख लेते हैं। अब दीपशिखा, संध्यागीत, निहार, रश्मि, नीरजा, यामा और सप्तवर्णा। इथी और ईठी। ठीक है, इसमें सही अर्थ बताने हैं कि दोनों के सही अर्थ क्या होंगे। इसमें क्या है? भिन्नता और प्रिया, उपद्रव प्रिया, बाधा भाला और स्वामी प्रिया। तो इसका आंसर क्या है भाई? पहला, भिन्नता और प्रिया। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। भवनिष्ठ, प्रोज्वल,
गत्यवरोध प्रज्वलित, अशुद्ध बताना है। तो क्या होगा भाई, ए हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, भवनिष्ठ नहीं भावनिष्ठ। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारे 2019 के जितने भी एस्टेट के एमसीक्यू थे टीजीटी के, वो पूरे होते हैं। और ये क्लास टीजीटी और पीजीटी वाले दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो जिसको भी क्लास अच्छी लगी हो वो क्लास को लाइक करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।